जो शीला सास होती है वह कमरे में जाकर अपने दामाद का इंतजार करने लगती है और जैसे ही दामाद सास के कमरे में इंटर होता है तो वह शीला उसको लिपटना शुरू कर देती है। लिपटने के बाद दोनों के बीच संबंध बनना शुरू हो जाता है। संबंध कुछ इस टाइप से था जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है एक सास और दामाद के ऊपर आधारित। बने रहिएगा कहानी में। कहानी के अंत में आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो आपने आज तक सुना ही नहीं होगा और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत मज़ा भी आएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कहानी को शुरू से अंत तक देखिए, बीच में स्किप मत करिएगा। दोस्तों, एक राजू नाम का लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी। वह घर पे खेतीबाड़ी किया करता था। उसके घर पे माता, पिता और तीसरा वह, 3 लोग थे टोटल उसके घर में। जो राजू था वो कक्षा 12 तक की पढ़ाई कर रखी थी उसने। उसके बाद घर पे कोई खेतीबाड़ी संभालने वाला था नहीं, तो उसके माता पिता ने ये जिम्मेदारी अपने बेटे राजू को सौंप दी कि बेटा, अब ये आपकी पढ़ाई 12th कंप्लीट हो गई है और अब आप खेतीबाड़ी तुम ही संभालोगे। तो 12वीं के बाद वह किसान बन गया और माता पिता के कहने पर खेतीबाड़ी करने लगा। लड़के की उम्र तकरीबन 28 साल हो चुकी थी। इधर राजू के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। तो शादी की चिंता सता रही थी तो वह सोच रहे थे हमारा बेटा जो है अब वह जवान हो चुका है और आजकल के तो लोग तो 15-16 में ही शादी कर देते हैं, लड़के हो या लड़कियां, सबकी हो जाती है जल्दी। तो हमारा बेटा तो फिर भी 28 साल का हो गया, तो हमें भी इसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर इसकी शादी करवा देना चाहिए। दोनों आपस में उसके माता पिता बातचीत करते और एक योजना बनाते हैं कि इसकी शादी अब फिक्स कर दी जाए। तो जो राजू था उसके पिता थे, उसके पिता अपने दोस्त से बोलते हैं कि मेरे लड़के राजू के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता लाओ और मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ। तो राजू के पिता अपने दोस्त को बोलते हैं, उसके दोस्त 2-3 दिन में एक अच्छा सा रिश्ता ला देता है। वह रिश्ता राजू के पापा को पसंद नहीं आता। फिर वो नया दूसरा रिश्ता लेके आता है। तो बोलता है कि लड़की सुंदर सुशील है और बीए कर रखा है, पढ़ी लिखी भी है, अच्छी लड़की है और अच्छे खानदान से है। तो वह राजू के पापा को यह सब बताता है तो राजू के पापा हाँ कर देते हैं। पहले लड़की की तरफ ये सब लोग देखने जाते हैं लड़की को। लड़की वाकई में सुंदर सुशील और अच्छे कपड़े पहनकर सबके सामने आती है और सब लोग चौंक जाते हैं कि इतनी अति सुंदरी लड़की तो पहली बार देख रहे हैं हम लोग। बहुत ज्यादा सुंदर लड़की थी, सबको अट्रैक्ट कर देती है। फिर जो है ये लोग हाँ कर देते हैं राजू के घर वाले और इस तरह बात आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद जो लड़की के घराने के लोग होते हैं वो लड़के की तरफ आते हैं। लड़के की तरफ आने के बाद घर मकान देखते हैं, जायदाद के बारे में पूछते हैं और बात पक्की कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद तिलक होता है। तिलक के बाद शादी की डेट फिक्स होती है और फला तारीख को शादी समारोह में सारे रिश्तेदार भाग लेते हैं राजू के और हंसी खुशी वो शादी लेकर लड़की के घर जाता है। सब लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। माना कि बहुत खुश हैं सब लोग। पहुंचती है बारात। उसके बाद जो भी रीति रिवाज होते हैं शादियों में, वह पंडित अपना पत्रा पढ़ रहा था, मंत्र पढ़ रहा था। उधर
7 फेरे हो रहे थे, कलेबा हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद विदाई हो जाती है। विदाई के बाद लड़की ससुराल आती है अपने राजू के घर, और तभी उसके अगले दिन, जिसको चौथी बोलते हैं, चौथी में उसकी माँ आती है और अन्य रिश्तेदार भी आते हैं कई। तो उसकी जो लड़की की माँ थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी देखने में। तो जो राजू था उसको देख के अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी से कई ज़्यादा सुंदर उसकी सासू माँ थी। तो सासू माँ भी उसको देख रही थी राजू को, और राजू भी सासू माँ को देख रहा था अपनी। तो दोनों की नज़र मिलती है उस चौथी में। तो कहीं ना कहीं टाइम निकाल के दोनों एक साइड में जाते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं और नंबर एक दूसरे का शेयर कर लेते हैं। तो नंबर शेयर कर लेते हैं आपस में। तो जो उसकी सास थी उससे बात करना शुरू कर देती हैं। तो एक दिन उसकी सास बोलती है कि घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाओ। तो जो उसकी राजू की पत्नी होती है कंचन, कंचन को बोलता है राजू कि तुम्हारे घर पे तुम्हारी माँ का फोन आया था कि बिटिया को मायके दिखा लाओ। तो चलो। तो ऐसे में कंचन भी हाँ कर देती है, और वह अपने कपड़े पैक करती है और तैयार होकर जल्दी से बैग वैग पकड़ के बाइक पे बैठ जाती है और मायके पहुंचती है। तो ये सब लोग, सास होती हैं उसकी और उसके ससुर होते ही नहीं है राजू के। तो वह बैठ के सब लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हाल लेते हैं और नाश्ता करते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कंचन को अलग कमरा दे रखा था, सासू का कमरा अलग था, और इधर जो दामाद राजू था उसको अलग कमरे में लिटा रखा था। तो उसी बीच में 10:30 बजे कंचन का मैसेज आता है राजू के फ़ोन पे। राजू देखता है कि वह मैसेज कर रही है उसके साथ, वह उसको यह कह रही थी कि तुम आ जाओ कमरे में। तो राजू ने रिप्लाई किया कि तुम ही क्यों ना आ जाओ मेरे कमरे में। तो राजू के कमरे में जो कंचन होती है धीरे से गेट खोलती है अपने कमरे का, और राजू के कमरे की तरफ कदम बढ़ाती है धीरे धीरे से और पहुंच जाती है। इधर राजू ने भी अपने कमरे का गेट खोल रखा था कि उसको पता था कि वो उसकी सास आने वाली है। सास जैसे ही अंदर जाती है वैसे कुंडी लगा लेता है राजू, और दोनों इतने उतावले हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को लिपटना शुरू कर देते हैं और इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि जल्दी से वो संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। और इधर जो राजू था वह वीडियो देख देख कर ये सब कर रहा था, और उसकी जो सास थी उनको काफ़ी समय से नहीं मिला था कोई ऐसा जो उनकी प्यास बुझा सके। तो उनके पति भी नहीं थे, तो वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने लगती हैं संबंधों के बीच जब संबंध बनाते होते हैं। तो धीरे धीरे 1-1.5 घंटा हो जाता है और कमरे से उत्तेजित होने की आवाज़ आती है, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, दोनों बहुत उत्तेजले हो जाते हैं। तो इसी बीच में भनक लगती है उसकी जो बेटी होती है कंचन उसको। तो कंचन पहले तो कुछ नहीं बोलती और आखिरी आवाज़ का पीछा करते हुए कंचन उनके कमरे तक पहुंच जाती है। फिर भी छोड़ती है, चलो कोई बात नहीं। तो कई दिन रुकते हैं ये लोग, धीरे धीरे हर रोज का इन लोग का यही हो चुका था। एक दिन कंचन को शक हुआ तो कंचन ने अपना प्लान के मुताबिक सब कुछ फिट बैठा लिया था, और वैसा ही होता है। एक दिन संबंध के लिए जैसे कमरे में राजू के गई उसकी सास, तो वह संबंध बनाने के बाद धीरे से थोड़ी देर बाद कंचन खिड़की से देख लेती है दोनों संबंध बना रहे हैं। और संबंध बनाने के बाद वो फट से गेट खटखटाती है, और गेट खटखटाने के बाद जो कंचन होती है वो अपने पति के सिर पे वार करती है डंडे से, और उसका जो पति होता है वहीं पे गिर के मर जाता है। और वह तत्काल पुलिस को फ़ोन करती है उसी टाइम रात को, और पुलिस वाले आते हैं, डेड बॉडी को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है कंचन, बोलती है कि मेरी माँ और मेरे पति में नाजायज़ संबंध थे, इसीलिए मैंने अपने पति को चलते मार दिया और मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। तो उसको जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों, इन लोग की जो हवस की कहानी थी इतना आगे बढ़ गई है, ये कहानी रियल है।
जैसे आपने जितेंद्र की कहानी सुनी होगी, जो जितेंद्र थे अपनी पत्नी से दूर रहते थे, साथ सनीता अलीगढ़ वाला केस। तो वह उसकी हवस नहीं मिटा पाई, तो वह अपने दामाद को पटा के उसके साथ भाग गई, उसके साथ हवस मिटाई 1-1.5 साल तक। अब दूसरा, जब राहुल से हवस मिट गई तो अपने बहनोई के साथ भाग गई और राहुल के ऊपर ढेर सारे गंभीर आरोप लगाने लगी कि वह मुझे कमरे में बंद रखता था और ये करता था, वो करता था, और ये महिलाओं को बेच देता है जाल में फंसा के। ऐसे बहुत सारे आरोप लगा रही है। देखो, लेडीज को धन दौलत सब पे लात मार के चली जाएगी अगर उसको शारीरिक सुख ना मिला। ये रियल कहानी है। अगर उसको शारीरिक सुख ना मिला तो वो दौलत पे भी लात मार के जाएगी ही। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करनी, अपनी भावनाओं को आहत पहुंचानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे समाज में जो क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं एक अगली नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।